जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 19 जनवरी और दिन सोमवार, नई उम्मीदों का दिन, नई आशाओं का दिन। आइए शुरू करते हैं आज का स्टडी जीके का नया मॉक टेस्ट। आज के प्रश्न में क्या कौन कौन से प्रश्न हमने शामिल किए हैं, तो बिना देर के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। क्या कहा गया है? तो पहला प्रश्न, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों हमें बताना है डेविस कप किस खेल में होता है। आपके ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या हॉकी। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डेविस कप का संबंध जो है ना वो टेनिस से होता है। ठीक है, टेनिस। और मैं आपको बता दूं, डेविस कप को टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। टेनिस का वर्ल्ड कप किसको कहा गया? डेविस कप को। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1900 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय लंदन में है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय लंदन। क्लियर, याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, टेनिस के लिए ना भारत के एक खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा। और सानिया मिर्जा की आत्मकथा का एस अगेन ऑड्स। तो ये भी आप याद रखना, एस अगेन ओट्स किसकी आत्मकथा है? तो सानिया मिर्जा की। और सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है। प्रश्न में पूछा गया डेविस कप का संबंध किससे? तो टेनिस से है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों में बताना यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन है जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या वियना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। 24 अक्टूबर 1945। और जब ये स्थापित हुआ था ना, तो कितने देशों के साइन हुए थे? तो इसके स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या थी 51। संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना था तो 51 देशों के हस्ताक्षर हुए थे इसके चार्टर पर, ये भी आप याद रखना। और यूएनओ के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। तो यूएनओ का मुख्यालय कब कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और कितने सदस्य देश थे उस टाइम पर? 51। वर्तमान में कितने? 193। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को का मुख्यालय, तो आप बताइएगा यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। वियना के बारे में एक मुख्यालय आपसे पूछा जाता है, ओपेक का मुख्यालय। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन ओपेक है, ओपेक का मुख्यालय। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय भी कहाँ पर है? वो वियना में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था यूएनओ का मुख्यालय, आंसर होगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों हमें बताना है कि भाभा जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है कहाँ पर? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, ट्रॉम्बे, हैदराबाद या चेन्नई। दोस्तों भारत में जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ना, वो आपका ट्रॉम्बे में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मुंबई में है, ट्रॉम्बे में। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो क्या था, तो पहला परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। अप्सरा, तो ये जरूर याद रखना। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर ये यहीं पर स्थापित हुआ था, भाभा अनुसंधान केंद्र में। इसका नाम था अप्सरा। और वर्ष 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, इसका नाम अप्सरा रखा गया था और ये भाभा अनुसंधान केंद्र में स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पर है? मुंबई में। ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया है बेंगलुरु, इसरो का मुख्यालय आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बेंगलुरु इसरो का मुख्यालय है। और भारत में स्पेस सिटी किसको कहा जाता है? अंतरिक्ष नगरी किसको कहा गया है? तो आप याद रखना, अंतरिक्ष नगरी कहा जाता है बेंगलोर को। ठीक है दोस्तों। दोस्तों चेन्नई लिखा गया है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत का डेट्रॉइट किसको कहा जाता है, तो भारत का डेट्रॉइट कहा गया चेन्नई को। देखो डेट्रॉइट जो है ना, एक जगह है अमेरिका में, जो अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जाना जाता है। ऐसे ही चेन्नई में बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके प्लांट हैं। ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसीलिए चेन्नई को भारत का
डेट्रॉइट कहा जाता है, भारत का डेट्रॉइट। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखो आपने ना दक्षिण भारत की फिल्में देखी होंगी, तो तमिल भाषा की जो फिल्में हैं जिसको तमिल सिनेमा कहा जाता है, तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि तमिल सिनेमा कहाँ पर है, जिसको क्या बोलते हैं, कोलीवुड। तमिल सिनेमा को कहा जाता है कोलीवुड, और ये कोलीवुड कहाँ पर पड़ेगा, आपका आंसर होगा चेन्नई में कोलीवुड पड़ रहा है। जैसे बॉलीवुड का नाम सुने होंगे ना, तो बॉलीवुड मुंबई में होता है, ऐसे ही कोलीवुड कहाँ पर है, चेन्नई में। तो ये जरूर याद रखना, कोलीवुड चेन्नई, और तमिल जो फिल्म है उनको कोलीवुड कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, आंसर होगा ट्रॉम्बे में, और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था, अप्सरा था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, आपका ऑप्शन ए सही होगा। 5 जून को आप जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस। 10 दिसंबर को होता है मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस हर साल मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है, 22 अप्रैल। तो ये सारे दिवस आपको याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, रक्त समूह की खोज किसने की थी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की, आपके ऑप्शन है जेनर, कार्ल लैंडस्टीनर, लुई पास्चर या रॉबर्ट कोच। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी, ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ वो कौन सा रक्त समूह है जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं और कोई एंटीबॉडी नहीं होता, तो आप याद रखना ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है ना, इसमें दोनों एंटीजन होते हैं और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, और इसीलिए ए बी को कहा गया सर्वग्राही। तो कभी क्वेश्चन आए कि वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको सर्वग्राही कहा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा गया है, तो ए बी को कहा जाता है। और सर्वदाता किसको बोलते हैं, तो ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई भी एंटीजन होता है लेकिन दोनों एंटीबॉडी होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सर्वदाता, ठीक है, सर्वदाता। ब्लड ग्रुप जो ओ है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, और ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, तो दोनों एंटीबॉडी पाए जाने के कारण उसको बोलते हैं सर्वदाता। और दोनों एंटीजन पाए जाने के कारण सर्वग्राही कौन सा है, वह है ए बी। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है, क्लियर दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्लड है ना, ब्लड ये क्या है, तो आप याद रखना एक संयोजी ऊतक है। ब्लड को टिश्यू में रखा गया है, संयोजी ऊतक। और मानव का जो ब्लड है ये कैसा होता है, अम्लीय या क्षारीय है, तो ये क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय। और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4। मानव के रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, आपसे पूछ सकता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया लुई पास्चर, रेबीज का टीका किसने विकसित किया था, लुई पास्चर ने। क्वेश्चन कभी आए रॉबर्ट कोच, तो टीबी की जो बीमारी होती है ना, जो फेफड़ों को डैमेज करती है, तो टीबी रोग, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहा जाता है, टीबी रोग की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज करते हैं, आपके ऑप्शन अल्टीमीटर, फैदोमीटर, हाइड्रोमीटर या मैनोमीटर। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ लिखा गया है मैनोमीटर, तो ये गैस का दाब या तरल का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का यूज करते हैं, गैस या तरल का दाब, क्लियर, याद रखिएगा। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर, और फैदोमीटर में सोनार का यूज किया जाता है, ये भी आप याद रखें, सोनार प्रणाली यूज होती है। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, हुमायूं या औरंगजेब। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपरांत। देखो जब अकबर ने गुजरात और दक्कन के कुछ क्षेत्रों को जीता, तो उसकी याद में आगरा में फतेहपुर सीकरी है, और फतेहपुर सीकरी में इसने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। तो ये जरूर याद रखना, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था, तो ये जरूर याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आप बताओ अकबर का मकबरा कहाँ पर है, अकबर की कब्र कहाँ पर है, तो आप याद रखना अकबर की कब्र है सिकंदरा में, और सिकंदरा जो जगह है ना वो आगरा में है।
तो आगरा के सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, अकबर ने ना हिंदू मुस्लिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दीन इलाही धर्म भी चलाया था। तो दीन इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, क्या कहा गया, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। दोस्तों, भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, इसके जनक कौन है, तो आप याद रखना, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। देखो मैं आपको बताऊं, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है ना, सबसे पहली बार आप याद रखना 1962 में एक संस्था बनी जिसका नाम था इनकोस्पर। ठीक है, और इनकोस्पर वो संस्था थी जो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बनाई गई थी वर्ष 1962 में। तो इनकोस्पर की स्थापना किसके सहयोग से हुई, तो विक्रम साराभाई के सहयोग से इनकोस्पर बना था। और इनकोस्पर आगे चलकर साल 1969 में किसका नाम से जाना गया, तो इसरो के नाम से। जो इनकोस्पर 1962 में बना, उसको 1969 में इसरो का नाम दिया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब किसके प्रयासों से हुआ, विक्रम साराभाई के प्रयासों से। और इसीलिए विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ भारत ने पहला उपग्रह कौन सा लॉन्च किया था, तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, जवाब होगा आर्यभट्ट। तो भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आर्यभट्ट। और मैं आपको बता दूं, आर्यभट्ट भारत ने सोवियत संघ के साथ मिलकर लॉन्च किया था, तो ये भी जरूर याद रखना। भारत का प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, जो वर्ष 1975 में सोवियत संघ के प्रयास से लॉन्च किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। इसरो का पूर्ववर्ती कौन है, इसरो का पूर्ववर्ती इनकोस्पर, और इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अंतरिक्ष दिवस कब होता है, तो आप याद रखना 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, 23 अगस्त। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए सीवी रमन के बारे में क्वेश्चन आता है, सीवी रमन ने ना 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, और इसीलिए 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और सीवी रमन भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिनको भौतिकी का नोबेल दिया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है, विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, चंद्रमा के लिए भारत का पहला चंद्रयान-1 कब लॉन्च हुआ था। दोस्तों, अगर मैं बात करूं चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 की, तो आप याद रखना। देखो, चंद्रयान-1 की बात करते हैं, ठीक है, और चंद्रयान-2 की बात करते हैं, चंद्रयान-3 की बात करते हैं। तो चंद्रयान-1 सबसे पहले लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में। ठीक है, चंद्रयान-2 कब लॉन्च हुआ, तो चंद्रयान-2 22 जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था, 22 जुलाई 2019। और चंद्रयान-3 तो ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2023। आप जो है इन तीनों डेटों को याद रखना, आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, एक ना एक आपसे पूछा जा सकता है। जब हमने चंद्रयान-1 लॉन्च किया था, तो उसको ले जाने वाले रॉकेट का नाम था PSLV C11, तो ये भी आप याद रखिएगा। चंद्रयान-2 को ले जाने वाला रॉकेट GSLV MK3, और इस रॉकेट को भारत का बाहुबली कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखना। और चंद्रयान-3 को कौन ले गया था, LBM-3। तो ये भारत का जो 3 चंद्रयान मिशन है, तीनों के डेट आप याद रखना, रॉकेट भी आप याद रखना। और ये तीनों मिशन कहाँ से लॉन्च किए गए, आंसर होगा हरिकोटा से, श्री हरिकोटा से ही लॉन्च किए जाते हैं इसरो के मिशन, तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। तो चंद्रयान-1 जो लॉन्च हुआ था कब हुआ था, 2008 में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ें तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे पहली बार चांद पर कौन गया था और कब गया था, तो आप याद रखना दोस्तों, 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी एक जो स्पेस एजेंसी है नासा का एक मिशन है अपोलो 11। तो अपोलो 11 के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति बना था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, नील आर्मस्ट्रांग। और नील आर्मस्ट्रांग ने जिस जगह कदम रखा चांद पर, उस जगह को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी।
शांति का सागर कहा जाता है। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सी ऑफ ट्रिंकलिटी का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होगा चांद से है। चंद्रमा पे वो जगह जहाँ पे सबसे पहली बार मानव ने कदम रखा उसको शांति का सागर अर्थात सी ऑफ ट्रिंकलिटी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और विश्व चंद्रमा दिवस कब होता है? हर साल 20 जुलाई को होता है, याद रखेंगे इसके बारे में। तो हमसे पूछा गया था चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? 2008 में लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? इसरो का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? कई बार पढ़ाए हैं, गगनयान। गगनयान जो है इसके द्वारा इसरो भारत के अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा और ये भारत का पहला मानव युक्त मिशन होगा जो अंतरिक्ष में अपने भेजा जाएगा। और इसरो की मैं आपको बता दूं स्थापना तो भी आपने बताई है, 1969 में हुई थी। इसरो का पूर्ववर्ती संगठन कौन सा था? इनकोस्पर था। या इसरो का पहला नाम क्या था? इनकोस्पर। और इसरो जो बाद में बना वो 1969 में बना था। अगला प्रश्न क्या कहा गया? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड या माउस। सही जवाब क्या होगा आपका? सीपीयू। सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा को इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। मतलब डाटा को इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ लिखा गया माउस। अगर क्वेश्चन पूछे माउस का आविष्कार किसने किया, तो कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एंजेलबर्ट ने। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजेलबर्ट। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, वह है साइबर हमला जिसमें डाटा एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। और पहुंच वापस पाने के लिए फिरौती मांगी जाती है। तो दोस्तों एक ऐसा मेलवेयर जो आपके सिस्टम में जाएगा और आपके सिस्टम या फाइल को एनक्रिप्ट कर देता है। क्या कर देगा? फाइल पर लॉक लगा देगा और फाइल को लॉक खोलने के लिए आपसे पैसे मांगता है। तो ऐसे को मेलवेयर को बोलते हैं रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी किसी भी फाइल को लॉक कर देगा और लॉक खोलने के लिए आपसे फिरौती की मांग करता है, पैसे की मांग करता है। ठीक है, तो वो है आपका रैंसमवेयर। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ दुनिया का पहला जो मेलवेयर था उसका नाम क्या था, तो दुनिया का पहला मेलवेयर था क्रीपर। क्रीपर, तो ये भी जरूर याद रखना, दुनिया का पहला मेलवेयर क्रीपर था। अगले प्रश्न की बात करता हूँ। अगला प्रश्न में क्या कहा गया? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? दोस्तों कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है, ये जरूर याद रखना। दोस्तों अगर कभी क्वेश्चन आए, आप बताइए भारत में बनने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत में सबसे पहला कंप्यूटर जो बना वो था टिफरैक। टिफरैक, ये जरूर याद रखना। और मैं आपको बता दूं भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर था सिद्धार्थ। तो ये जरूर याद रखना, भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ को किसने बनाया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया था वर्ष 1980 में। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे, भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य और त्यौहार है? और दोस्तों बिहू सभी जानते हैं कहाँ का है, ऑप्शन बी, असम का त्यौहार है बिहू। दोस्तों अगर मैं असम की बात करूँ तो असम में ना 2-3 त्यौहार आपके एग्जाम में और आते हैं, जैसे एक अम्बुबाची मेला काफ़ी आता है यहाँ का, अम्बुबाची मेला। तो ये आप जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है अम्बुबाची मेला। और दूसरा आप याद रखना बैसागु। बैसागु नया साल है बोडो समुदाय का। मी दम मी फी, मी दम मी फी त्यौहार ये भी असम का है। और मैं आपको बता दूं असम में अली ए लिगांग उत्सव भी होता है, अली ए लिगांग। तो ये सारे जो त्यौहार हैं वो असम के हैं, आपसे पूछा जा सकता है। असम में ना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है जो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्या आप मुझे असम के 2 या 3 लोक नृत्य बता सकते हैं? तो आप याद रखिएगा असम के 2 या 3 लोक नृत्य हैं, जिसमें आपका भोर ताल बड़ा पूछता है एग्जाम में, भोर ताल। ठीक है, ये भी आप याद रखें। कली गोपाल बहुत आता है एग्जाम में,
कली गोपाल, ठीक है। तबल चोंगली बहुत आता है एग्जाम में, तबल चोंगली, ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो असम का है। तबल चोंगली के अलावा आप याद रखिएगा ओजपाली बहुत आता है एग्जाम में, ओजपाली। और असम का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है आपका सतरिया। तो सतरिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? असम से हुई है। तो ये बहुत आता है एग्जाम में आजकल, सतरिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई? असम से। क्लियर दोस्तों? तो ये सारे जो डांस हैं वो असम के हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा के मैं 2-3 डांस आपको बता दूं। एक होजागिरी बड़ा पूछता है एग्जाम में, होजागिरी। इसमें ना घड़े पर खड़े होके किया जाता है। ये घड़े पे खड़ा हुआ जाएगा, इसमें सिर पर दीपक रखे जाएंगे और हाथ में सिर पे एक पात्र होगा, घड़ा या रख लो या कोई भी पात्र, हाथ में दीपक होते हैं। तो उसमें अपने शरीर का बैलेंस किया जाता है घड़े पे खड़े होके। तो होजागिरी डांस, और ये रियांग जनजाति करती है त्रिपुरा की। होजागिरी के अलावा आप याद रखना एक डांस और है यहाँ का, लेबांग बुमानी। लेबांग बुमानी कहाँ का डांस है? तो ये भी त्रिपुरा का डांस है। और मैं आपको बता दूं एक डांस और होता है बीजू, बीजू डांस, तो ये भी आपका त्रिपुरा का है। संगरई भी पूछ सकता है, संगरई कहाँ का डांस है? तो त्रिपुरा का डांस है संगरई। क्लियर? याद रखिएगा। मणिपुर में तो आप याद कर चुके होंगे, लाई हरोवा बड़ा फेमस है, पुंग चोलोम बड़ा फेमस है, जगोई बहुत फेमस है मणिपुर का। तो त्रिपुरा का ना मेनली आपका एग्जाम में होजागिरी बहुत आता है। होजागिरी कहाँ का डांस है? त्रिपुरा का। चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं। प्रश्न में कहा गया था बिहू कहाँ का डांस है? आंसर होगा असम का डांस है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दोस्तों कुचिपुड़ी की अगर मैं बात करूँ तो कुचिपुड़ी एक गांव का नाम है जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नाम पर कुचिपुड़ी नृत्य का नाम कुचिपुड़ी रखा गया है। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। ठीक है दोस्तों। और कुचिपुड़ी का जनक कौन माना जाता है? तो वर्तमान जो कुचिपुड़ी है इसका जनक माना गया सिद्धेंद्र योगी को। एक वैष्णव संत हैं सिद्धेंद्र योगी। तो ये भी जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। कुचिपुड़ी के बारे में कहा जाता है कि कुचिपुड़ी की जो जड़ें हैं ना वो नाट्य शास्त्र और कर्नाटक का जो लोक नृत्य यक्षगान है उससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है। दो आप कलाकार याद रखना, एक तो बेमपति चिन्ना सत्यम, ये बड़ा आता है एग्जाम में, बेमपति चिन्ना सत्यम, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बेमपति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी डांस करते हैं। और दो पति पत्नी है राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुचिपुड़ी को पहचान दिलाई है। तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी दोनों कुचिपुड़ी करते हैं, ये जरूर याद रखना। ठीक है दोस्तों। तो कुचिपुड़ी कहाँ से निकला? आंध्र प्रदेश से निकला है। अच्छा, तमिलनाडु से कौन सा क्लासिकल डांस निकला? तो भरतनाट्यम। तमिलनाडु से भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है। केरल से तो मोहिनी अट्टम और कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ से निकला है? जवाब होगा केरल से निकला है। सतरिया अभी आप बताए हैं, सतरिया की उत्पत्ति हुई है असम से। असम से सतरिया की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है दोस्तों? पोंगल। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ये आपको बताना है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों पोंगल जो होता है ना ये आपका मकर संक्रांति के आसपास होता है, मकर संक्रांति पर, और ये तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, तमिलनाडु में। दोस्तों हर साल 14 से 17 जनवरी तक, 14 जनवरी से 17 जनवरी तक ये मनाया जाता है। और ये 4 दिन होता है, जिसमें पहला दिन होगा भोगी पोंगल, ठीक है, दूसरा होगा आपका थाई पोंगल, तीसरा होगा आपका मट्टू पोंगल, मट्टू पोंगल, और चौथा होगा आपका कानुम पोंगल, कानुम पोंगल। ये 4 रूप में। भोगी पोंगल में क्या होता है कि घर की साफ सफाई की जाती है और पुराना जो सामान है उसको बाहर कर दिया जाता है। थाई पोंगल क्या होता है? चावल गुड़ और दूध का जो एक पकवान है जिसको पोंगल कहा जाता है, चावल गुड़ दूध, ये पकाया जाता है। और इसको पकाने के बाद में क्या तैयार किया जाता है? पोंगल तैयार किया जाता है। पोंगल एक पकवान का नाम होता है। और ये पोंगल फिर किसको अर्पित होगा? तो सूर्य को मतलब उसका भोग लगाया जाता है। और उसके बाद में आता है तीसरा मट्टू पोंगल। इसमें बैल और जो मवेशी होते हैं ना उनकी पूजा की जाती है। और कानुम पोंगल क्या है कि ये एक दूसरे के रिश्तेदारों के घर जाया जाता है। तो ये है आपका पोंगल, जो मकर संक्रांति के अवसर पर तमिलनाडु में 14 से 17 जनवरी तक 4 दिन के लिए मनाया जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि तमिलनाडु का नया साल क्या होता है? तो हर साल 14 अप्रैल को तमिल नववर्ष होता है, जिसको क्या बोलते हैं? पुथांडु। तो कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि पुथांडु कहाँ का नववर्ष है? तमिलनाडु का। और तमिलनाडु में एक त्यौहार और बड़ा फेमस है, थाई पूसम,
भगवान मुरुगन को समर्पित है और मुरुगन के सम्मान में कावड़ यात्रा निकाली जाती है थाईपुसम में। तो ये भी आप याद रखना। तमिलनाडु का एक त्यौहार और आता है आपके एग्जाम में, आदि पेरक्कू। तो आदि पेरक्कू त्यौहार भी तमिलनाडु में है और आदि पेरक्कू त्यौहार मानसून की शुरुआत के रूप में अच्छी फसल की कामना के लिए मनाया जाता है। तो पुथांडु नववर्ष है तमिलनाडु का और थाईपुसम भगवान मुरुगन को समर्पित त्यौहार है। और आपसे अगर पूछे तमिलनाडु में मानसून की शुरुआत के लिए कौन सा त्यौहार है, तो क्या होगा, आदि पेरक्कू। दोस्तों, क्या आप मुझे तमिलनाडु के 2 डांस बता सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं, आपने पढ़ाया है कुम्मी और करगम। तो कुम्मी और करगम कहाँ के लोक नृत्य हैं? आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु के। अच्छा, तमिलनाडु में क्या कोई हिल स्टेशन है जो बहुत फेमस है? हाँ, ऊटी। ऊटी हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। और ये नीलगिरी में जो पहाड़ी हैं उस पर स्थित है। और तमिलनाडु का एक खेल बड़ा फेमस है, जल्लीकट्टू। इसमें सांडों की लड़ाई होती है और सांडों को कंट्रोल किया जाता है। तो जल्लीकट्टू खेल तमिलनाडु। अगला प्रश्न, तो सही जवाब क्या होगा? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, APJ अब्दुल कलाम। और इनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। महात्मा गांधी की पुस्तक कौन सी है? हिंद स्वराज। ये बड़ी आती है एग्जाम में, हिंद स्वराज किसने लिखी? महात्मा गांधी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक ये जरूर याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद की। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है? 28 फरवरी। आपका ऑप्शन बी सही है, 28 फरवरी को हर साल विज्ञान दिवस होता है। ठीक है दोस्तों, क्यों होता है? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर CB रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न क्या कहा गया? कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, तो ये जरूर याद रखिएगा। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। और नॉर्वे की राजधानी क्या? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए 1000 झीलों की भूमि किसको कहा गया? आंसर होगा फिनलैंड को। और मध्यरात्रि सूर्य की भूमि वो नॉर्वे को कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको दो देश बताता हूँ। एक है आपका पोलैंड और एक है आपका, पोलैंड के अलावा कौन सा आप याद रखना, एक है आपका रोमानिया। तो पोलैंड और रोमानिया और एक हंगरी याद रखना। दोस्तों, इन 3 देशों की मुद्रा काफ़ी आती है एग्जाम में। तो पोलैंड की मुद्रा है जलोटी, रोमानिया की मुद्रा है लीव और हंगरी की मुद्रा है फोरिंट। तो ये आप याद रखना, हंगरी की मुद्रा फोरिंट। क्लियर, याद रखेंगे। प्रश्न में पूछा गया था कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बैरोमीटर। और बैरोमीटर में कौन सी धातु होती है? पारा। अगर क्वेश्चन आए दूध का घनत्व मापने का यंत्र कौन सा है? लैक्टोमीटर। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर। थर्मामीटर क्या मापता है? तो ताप मापता है। हाइड्रोमीटर जल का घनत्व मापता है। प्रश्न में पूछा गया था वायुमंडलीय दाब, आंसर होगा बैरोमीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कहा गया? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका बंगाल की खाड़ी के तट पर है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? चंद्रभागा। तो चंद्रभागा नदी के किनारे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो अपनी नागर शैली के लिए विख्यात है। और मैं आपको बता दूं, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। कोणार्क के सूर्य मंदिर को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसमें सूर्य के रथ को 7 घोड़े जो हैं वो खींच रहे हैं। और सूर्य का जो रथ है ना, उसमें कितने पहिए हैं? 24 पहिए हैं। तो 24 नहीं, 12 पहिए हैं। 12 पहिए का रथ है जिसको 7 घोड़े खींच रहे हैं। तो सूर्य जो है ना, यहाँ पे सूर्य की पूजा होती है, ये भी आप याद रखना। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ठीक है, और ये उड़ीसा में है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या उड़ीसा के आप मुझे 3 त्यौहार बता सकते हैं? तो आप बताएंगे बिल्कुल बता सकते हैं। कौन कौन से? एक है आपका राजा परवा। तो राजा परवा त्यौहार ये उड़ीसा का त्यौहार है। एक है आपका चावल की खेती के अवसर पर होता है नुआखाई जुआर त्यौहार, तो ये भी आपका उड़ीसा का है। एक है आपका नव कलेवर, भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति हैं उनको चेंज किया जाता है, उनके स्थान पर नीम की लकड़ी से बनी मूर्ति स्थापित होती है, नव कलेवर उत्सव। तो ये कहाँ का है? आपका
उड़ीसा का है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों उड़ीसा के बारे में ना, उड़ीसा के 2 या 3 डांस बहुत आते हैं एग्जाम में। मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ डांस कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में। और गोटी पुआ बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, गोटी पुआ का डांस कहाँ होता है? तो उड़ीसा में। और घूमरा, घूमरा डांस उड़ीसा, और पाई का डांस उड़ीसा। तो ये सारे डांस आपके उड़ीसा में ही हैं, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर कभी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में कि भारत के किस राज्य के तटीय मैदान को 6 नदियों के डेल्टा का उपहार कहा जाता है, तो 6 नदियों के डेल्टा का उपहार किसको कहा गया? आंसर होगा उड़ीसा को कहा जाता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि उड़ीसा में ना 6 नदी बड़ी फेमस हैं जो अपने अलग अलग आकृतियों के डेल्टा बनाती हैं। जैसे महानदी है, जैसे ब्राह्मणी है, जैसे बैतरणी नदी है, जैसे स्वर्णरेखा नदी है, जैसे ऋषिकुलिया नदी है, जैसे बुधबलंगा नदी है। तो उड़ीसा में ना 6 नदियाँ हैं जो अपने अलग अलग डेल्टा के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी। महानदी के दक्षिण में एक झील भी है, वो कौन सी है? चिल्का झील। तो हमसे पूछा गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के 3 डांस आपको बता देता हूँ, नोट कर लेना। एक बाउल बड़ा आता है एग्जाम में, गंभीरा बड़ा पूछता है एग्जाम में, गंभीरा डांस। एक आपसे पूछेगा धुनाची, ये दुर्गा पूजा पे होता है, धुनाची डांस। और एक आपसे पूछेगा बिरता डांस। तो बाउल, गंभीरा, धुनाची ये पश्चिम बंगाल के डांस हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।